गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कैपिटल गेन में 54F तक पहुंच चुके हैं। 54F का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था, लेकिन मैंने कहा था 54F अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 54F में कुछ और भी टिपिकल बातें हैं। तो मैं उसका क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए आप आए और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए भी दिए थे सिंघानिया में से। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे अलग से पूछ लेना उसमें, ठीक है। 54F के लिए आप आए क्वेश्चन नंबर P2 पेज नंबर 328, 328 पेज नंबर पर P2। ये क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया था हालांकि, बट इसका एक पॉइंट मैं समझाता हूं। हालांकि ये पॉइंट भी मैं लास्ट वीडियो में, बिल्कुल लास्ट में, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था 54F का, उसमें आखिरी में ये बात की हिंट मैंने दी थी कि अगर आपने 54F के लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट किया, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सेल्स कंसिडरेशन 8,05,000 था, एक्सपेंसेस 5,000 थे, नेट कंसिडरेशन आया 8 लाख रुपए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 153,451, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया अपना 646,549। अब आपने 54F के लिए एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, लेकिन आपने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन डिपॉजिट में हमेशा ध्यान रखना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आपने जमा करवा दिए इस क्वेश्चन में 6 लाख रुपए, कितने डिपॉजिट करवा दिए? 6 लाख। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, कहां से कंपेरिजन यहां से नहीं होगा, यहां से होगा। अगर ये फुल अमाउंट डिपॉजिट किया होता 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा नेट कंसिडरेशन, तो पूरा एग्जम्पशन मिल जाता 646 का पूरा एग्जम्पशन। लेकिन कम डिपॉजिट किया है आपको, तो आपको प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन मिलेगा ऐसे कि 646,549 डिवाइडेड बाय 8 लाख। 8 लाख का कंपनसेशन, 8 लाख पर इतना मिलता, तो 6 लाख पर कितना, ऐसे आपको एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी बचा टैक्सेबल कैपिटल गेन। ये इस ईयर की बात खत्म हो गई। अब इस 6 लाख में से उसने विड्रॉ करके मकान खरीदना है या बनवाना है, तो उसने क्या किया, 6 लाख में से 480 का मकान तो बनवा लिया, लेकिन 1,20,000 अनयूटिलाइज्ड रह गया। तो मैंने क्या कहा था, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट टैक्सेबल एट द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड इन स्पेसिफिक सेक्शन। जिस सेक्शन में हम बात करें उस सेक्शन की जो भी टाइम लिमिट हो, 54F में 3 साल होती है, तो 3 साल बाद ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट टैक्सेबल होगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट अनयूटिलाइज्ड 1,20,000 टैक्सेबल कर दिए। क्या इस क्वेश्चन में हम कर पाएंगे? मैंने इसकी हिंट दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 54F में ऐसा नहीं होगा। 54F में 1,20,000 पे सेम प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपके पूरे 6 लाख रुपए पर एग्जम्पशन नहीं मिला है, 6 लाख के प्रोपोर्शनल अमाउंट पे एग्जम्पशन मिला है, और इस 6 लाख में से ही तो आपने 480 यूज करे और 1,20 अनयूटिलाइज, तो इस 180 पे भी सेम प्रोपोर्शन लगना चाहिए ना, क्योंकि जितना एग्जम्पशन मिला उतना ही तो कैंसिल होगा। 1,20,000 का एग्जम्पशन मिला क्या आपको? पूरा मिला एग्जम्पशन? नहीं मिला, तो फिर कैंसिल भी पूरा कैसे हो सकता है 1,20? तो हमेशा जानना ये जो है ये रिवर्सल है, तो जितना एग्जम्पशन होगा उतना ही रिवर्स होगा, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? इसलिए सेम प्रोपोर्शन। तो ये मेरे हिसाब से एक डाउट आया होगा आपको, और इसीलिए वहां सॉल्यूशन में आपको नजर आएगा इफेक्टिव बैलेंस नेट। ठीक है, चलिए, ये तो एक डाउट था, मैंने समझा दिया आपको। अब आते हैं P3। ये मुझे खास करवाना है और उसको RQ लिख लें, रिविजनरी क्वेश्चन, यानी जो कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं वो इस क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आप पढ़ लेना अच्छे से। एक साथ 3 प्रॉपर्टी सेल आउट की है, शेयर्स बेचे इन्होंने 1000 ओरिजिनल शेयर्स बेचे हैं इन्होंने। एक्स परचेज 1000 नॉन लिस्टेड शेयर्स इन वाई लिमिटेड। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं।
और शेयर्स वाले क्वेश्चन में मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि आप इसकी वर्किंग लिख लिया करें, क्योंकि मैंने कहा कैपिटल गेन में डेट अमाउंट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और शेयर्स वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए होंगे, और शेयर्स बोनस भी होता है, राइट शेयर्स भी होते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते समय इसकी वर्किंग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्स परचेज 1000 नॉन लिस्टेड शेयर्स इन वाई लिमिटेड। नॉन लिस्टेड इसलिए लिखा क्योंकि लिस्टेड शेयर्स में थोड़े से रूल्स अलग है, प्रोविजंस अलग है, जो अभी मैंने नहीं समझाया है ना। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक वही तो आएगा, इसलिए अभी उन्होंने भी एग्जांपल में नॉन लिस्टेड लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1000 शेयर्स हैं आपके पास, कब खरीदे हुए? 16 अगस्त 2002 को खरीदे हुए हैं 1000 शेयर्स। और ये कितने में खरीदे हैं उन्होंने? फॉर 17,967 ऑन 17 में 2004 ही गेट्स 500 बोनस शेयर्स। 17 मई 4 को उनको 500 बोनस मिले। बोनस जैसे ही आता है बोनस शेयर्स, तो आपको बोनस का रूल याद आना चाहिए। बोनस शेयर्स अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले के होते तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते, लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद के, इसलिए कॉस्ट ऑलवेज क्या होगी? नील होगी। वो रूल्स भूले तो नहीं, वो सब रूल्स भी याद रखना है बार बार। अगर ये असेट भी अगर आपकी 2001 से पहले की होती तो ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी। ये रूल्स आपको हर बार क्लिक होना चाहिए। फिर क्या हुआ? ऑन अक्टूबर 20, 2014, अक्टूबर 20, 2014, अब 14 में क्या हुआ इनके पास? एक्वायर्ड 1500 राइट शेयर्स फॉर 13,724। 1500 राइट शेयर्स खरीदे इन्होंने। राइट शेयर्स कितने में खरीदे? राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलते, राइट शेयर्स में कॉस्ट होती है। तो 13,724। He sells 3,000 non-listed shares in Y Limited on 12th Feb 2020 at the rate 110 per share। तो 3,000 शेयर, 3,000 तो थे, देखो आप सारे ही बेच दिए इसने एक साथ। क्वेश्चन बड़ा करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग बताते हैं, इसकी डेट अलग बेचने की, इसकी डेट अलग, इसकी अलग। ये भी ध्यान रखना, इसके रेट अलग, इसकी रेट अलग, इसकी रेट अलग। बड़ा करने के लिए कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसके सामने सेल, इसके सामने इसके, सबके अपने अपनी सेल लिख देना। और ये सब भी हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म और कोई लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये अभी खरीदा होता 18 में और 19 में बेच दिया। ये दोनों पुराने हैं इसलिए लॉन्ग टर्म निकलता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। शेयर्स वाले क्वेश्चन, शेयर्स क्या, बल्कि मैं कहूँ किसी भी क्वेश्चन में अगर ज्यादा प्रॉपर्टी बेची तो हर प्रॉपर्टी को अलग अलग लिख लो, और उसको कब कब बेचा वो अलग अलग लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन वो बड़ा भी बना सकते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली कंसेप्ट तो छोटा सा ही, सेल्स और कॉस्ट, बस दो ही चीज। तो सेल्स और कॉस्ट को बड़ा बनाने के लिए वो ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, ज्यादा असेट्स दे सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएगा भी से एक ही क्वेश्चन में आपको 4-4, 5-5 असेट बेचने को मिलेगी। लैंड भी बेच दिया, रेसिडेंशियल हाउस बेच दिया, कमर्शियल भी बेच दिया, शेयर्स भी बेच दिए, डिवेंचर्स भी बेच दिए, सब एक साथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से लिख लेना। फिलहाल तो यहां पर डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? डेट ऑफ ट्रांसफर है 12 फेब 2020, 12 फरवरी। सारे शेयर्स 110 रुपए पर शेयर की रेट से भेज दे सभी। एंड ब्रोकरेज 1%, 1% ब्रोकरेज भी दी। ओके, 1% ब्रोकरेज भी दे देते हैं। फिर क्या है? ही ऑन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक मकान है उसके पास। ही परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 29th जून 2020 फॉर 2,90,000। न्यू हाउस परचेज कर लिया उसने। क्या कर लिया? न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया उसने 2,90,000 रुपए का। तो शेयर्स बेच के मकान खरीदना, देखते हैं कोई सेक्शन, और लिखा सर्टेन द अमाउंट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप चाहें तो बुक बंद भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें यहां लिख दी है मैंने। कंप्यूटेशन करते हैं, किस ईयर के लिए करेंगे? डेफिनेटली ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ? 1920 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट 2021। तो ये मैंने बहुत बार लिख चुका हूं, आप लिख लेना। मेन पॉइंट में समझाता हूं कि अब मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 टाइप के शेयर्स बेचे। एक ओरिजिनल शेयर्स 1000 शेयर्स बेचे,
एक 500 बोनस शेयर्स बेचे हैं और एक 1500 राइट शेयर्स बेचे हैं। ये 3 टाइप के शेयर्स बेचे हैं और तीनों का सेल्स कंसिडरेशन क्या, तीनों का सेल्स कंसिडरेशन है 110 रुपए के रेट से। क्वेश्चन क्लियर लिखा है तो 110 रुपए के रेट से देखा जाए तो 1,10,000 तो यहां हो गए, ठीक, ये हो गए 55,000, ठीक है, और ये हो गए 1,65,000। लेस क्या कहा उन्होंने, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितनी 1%, एक परसेंट ब्रोकरेज माइनस कर देता हूं मैं, 1% मीन्स 1100, 550, 1650, ठीक। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन 1,08,900, नेट सेल्स कंसिडरेशन यहां पर 54,450, 54,450, यहां 163,350। अब लेस कर देते हैं क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन। तो इंडेक्स कॉस्ट या सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैटेगरी। तो फिलहाल तो आप देखो तीनों केसेस में लॉन्ग टर्म ही दिख रहा है, क्योंकि शेयर्स के केस में अनलिस्टेड शेयर्स अगर है, अनलिस्टेड है, नॉन लिस्टेड लिखा तो 24 महीने करो, लिस्टेड होते तो 12 महीने करो, तो अनलिस्टेड शेयर 24 महीने, तो 2014 और 2020 बहुत साल हो गए, सोचने की जरूरत नहीं, अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। बट रूल याद होना चाहिए कि कहां 24 महीने लगेंगे, कहां 12 महीने। तो अब सभी लॉन्ग टर्म है, वरना हो सकता था कोई शॉर्ट टर्म भी हो, तो ठीक है कैलकुलेशन, जब शॉर्ट टर्म होता तो मैं सीधा कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस कर देता, जो ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी वो माइनस कर देते, शॉर्ट टर्म आया था। और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्शन कर दूंगा, बस इतना सा फर्क है। ये आया आपका 17,967, 289 डिवाइडेड बाय, ये किस ईयर का है, ये आपका 23 का इंडेक्सेशन हम देख लेते हैं, 105 था, 105, तो इसका इंडेक्शन हो जाएगा 49452। ये नील है, नील का इंडेक्शन भी करोगे तो क्या होगा, नील। ये 13,725, 13,724 सॉरी 289 डिवाइडेड बाय, ये कौन सा ईयर का इंडेक्स, 1415 का था 240, ठीक है। यहां इंडेक्शन हो गया 16,526, 16,526। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, यहां तो पूरा का पूरा आ जाएगा एज इट इज, और इस केस में हो गया 59,448, इस केस में हो गया आपका 146,824, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां तक आ गया। अब आपको सोचना है कि सेल ऑफ लॉन्ग टर्म शेयर्स एंड परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या ऐसा कोई सेक्शन है, आपको ऐसे क्लिक होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस टू रेसिडेंशियल हाउस होता 54 लगा था, लेकिन एनी लॉन्ग टर्म असेट बेची आपने और आपने शेयर्स सॉरी रेसिडेंशियल हाउस खरीदा, तो याद होना चाहिए क्लिक सेक्शन 54F। लेकिन एफ की एक कंडीशन और याद होना चाहिए कि असेसी डज नॉट ऑन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट न्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। इस दिन उसके पास एक से ज्यादा मकान अगर होता तो वो ये वाले सेक्शन पे डिडक्शन नहीं ले पाता, आप एक लाइन लिखते और बात खत्म हो जाती। बट यहां लिखा हुआ है कि ही ऑन्स वन रेसिडेंशियल, एक ही है उसके पास मकान, तो एक तो चल सकता है ना, एक मकान तो हो सकता है, और फिर एक नया ही ले लिया तो एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो हो सकता है, ठीक। इसलिए कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम एग्जम्पशन दे देते हैं, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54F 2,90,000। अब किसमें से दें, क्वेश्चन ये है। अगर एक ही होता तो आप डेफिनेटली इसमें से देते, प्रॉब्लम ही खत्म। तो अभी तक के जो क्वेश्चन किए उसमें एक ही प्रॉपर्टी बेची थी, कोई भी एक असेट बेची थी और रेसिडेंशियल हाउस खरीदा था, इसलिए आपके लिए करना इजी था। लेकिन मैं जो सिचुएशन बता रहा हूं वो कब अराइज होगी, व्हेन मोर देन वन लॉन्ग टर्म असेट कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अब आपको कंफ्यूजन ये होगा किस में से, क्योंकि ऐसा लॉ में 1 by 1 रैंकिंग का तो कंसेप्ट है ही नहीं,
ऐसा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, आपको तो उससे मतलब है एनी लॉन्ग टर्म एसेट कुछ भी बेचो। ये शेयर्स के एक शेयर से एक ज्वेलरी होती, एक डायमंड होता, तो भी ऐसे ही करता है, तो भी सेम करता है क्वेश्चन। तो व्हेन मोर देन वन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर एंड परचेज न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टाइम लिमिट अच्छी खासी 2 साल इधर फॉरवर्ड, 1 साल बैकवर्ड, और कंस्ट्रक्शन में 3 साल। इसलिए आप पैसा इसमें से लगाओ, इसमें से लगाओ, इसमें से लगाओ। ऐसा कोई मेथड नहीं फीफो कि पहले ये पैसा लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि पहले यही पैसा लगाना फिर ये लगाना फिर ये लगाना, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। आपने जो मकान खरीदा है आप ये बता सकते हो कि मैंने इस ये वाला पैसा लगाया, आप ये बता सकते हो मैंने ये लगाया, ये बता सकते हो ये लगाया। तो लॉ में कुछ लिखा ही नहीं इसके बारे में, फीफो लीफो के बारे में, या डेट टू डेट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे दें एग्जम्पशन? नया मकान 2,90,000 रुपए का, 2,90,000। न्यू रेसिडेंशियल हाउस 2,90,000 रुपए का। अब इस 2,90,000 को मैं किसमें से बताऊं? और बताना कंपैरिजन यहां से नहीं होता है, कंपैरिजन कहां होता है? 54F में, यहां से। नेट सेल्स कंसिडरेशन, ये वाला पैसा लगाया कि ये लगाया कि ये लगाया, क्वेश्चन ये आपको लगेगा सर तीनों में से लगाया, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, 1,08,900 प्लस 54,450 प्लस 163,350, टोटल मिला के हो गया आपका 3,26,700। ये नेट कंसिडरेशन, यकीनन ऐसा ही करना। अगर इतने से ज्यादा का मकान होता, अगर ऐसा होता यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी 3,26,700 या उससे ज्यादा की होती, इट मीन्स ऑल नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टेड इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देन कैपिटल गेन फुल्ली एग्जेम्प्टेड। सारा ये 59 ये 54 पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता, टैक्सेबल 0 हो जाता, कुछ करना ही नहीं पड़ता मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ये अपन ने पढ़ी 54F में, इफ net consideration is not invested in residential house property, means cost of residential house property is less than net consideration, then pro rata proportionate exemption available। proportionate कैसे? तो मैंने वही बताया था आपको, इन सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऐड कर लेते हैं, या 2,60,722। तो मैंने ऐसे बताया था कि अगर एग्जम्पशन देना भी होता तो हम कैसे एग्जम्पशन देते कि 2,60,722 एग्जम्पन मिलता 326,700 में से, लेकिन इसमें से आपने सिर्फ 290 ही इन्वेस्ट किए, तो 290 पे कितना किया आपने? ये बात है। अगर मैं ऐसा करता, ठीक है, तो डिवाइड बाय 326,700 इंटू 290, यानी एग्जम्पशन अवेलेबल होता है, एग्जम्पशन मिलता आपको कुल मिला के 2,31,434 का, इतना एग्जम्पशन मिलता। 2,90,000 रुपए में से इतने का एग्जम्पशन मिलता है टोटल बेसिस पे करें तो, ठीक है। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा एग्जम्पशन लेने की कोई प्लानिंग हो सकती है? अब ये लॉ में थोड़ा लिखा है प्लानिंग कैसे करना, तो आप सोचो, लॉ में तो जो लिखना था उन्होंने लिख दिया, लॉ में उन्होंने लिख दिया कि 2 साल 3 साल ये जो टाइम पीरियड वगैरह लिख दिया, उन्होंने फीफो मेथड नहीं लिखी, इसलिए हम किसी भी मकान में से बता सकते हैं जहां हमें ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगा। तो एग्जम्पशन कैसे मिलता है? प्रोपोर्शनल मिलता है ना, प्रोपोर्शन से। तो जहां प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वहां एग्जम्पशन लो ना आप। यानी अगर मैं ये बताता हूं मैं कि यहां से ये वाला प्रोपोर्शन बताता हूं, तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, ये डिवाइड बाय ये, है ना। ये एक तरीके से अगर मैं 290 नहीं करता, इंटू 100 करता, तो प्रोपोर्शनल परसेंटेज आता है ना। तो हम परसेंट निकाल के देखते हैं, ये तो ओवरऑल हो गया, इंडिविजुअल देखते हैं कहां ज्यादा मिल सकता था। तो यहां पर आप परसेंटेज निकालेंगे, इसके डिवाइडेड बाय ये करें, ठीक है, यानी ये डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके परसेंटेज आएंगे, कैलकुलेटर चला लें आप, 54.59%। यहां चला है तो यहां देखिए आप, यहां तो 100%, और यहां पर अगर परसेंटेज लगाएं तो यहां पर कितना आता है, ये परसेंट। यानी अगर मैं ये बताता हूं कि 2,90,000 रुपए मैंने इसमें से लगाया, ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आ रहा है, फर्स्ट रैंक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये प्लानिंग है, ध्यान रखो। और बस यही मेन पॉइंट है, आज तक बच्चों को डाउट जो आया है, डी लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन पे, तो इसी में आया 54F में,
क्यों आया, रीजन समझ लेना। इतनी सी बात में डाउट आता है कि सर ऐसा करते क्यों, तो मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसा क्यों करना पड़ा। whenever more than one long term capital asset transferred and money invested in residential house property, so ranking should be given. If there is only one capital asset transfer and purchase residential house property, then no need to rank them. जरूरत ही नहीं रैंक करने की, समझ वाली बात है, ठीक है। अब रैंक दे दी मैंने, अब रैंक का मीनिंग भी समझते जाएंगे हम। 54,000 इसलिए क्योंकि अगर मान लो यही फार्मूला, सेम यही फार्मूला मैं इस पे लगाता, मान लो ये दोनों नहीं दिख रहे थोड़ी देर के लिए आपको, आपके पास ये है ही, तो आपके लिए यहां सबसे बेस्ट रहता है ना, क्योंकि आप क्या करते 54,000 डिवाइड बाय 54,000, सेम डिवाइड करते ना, 54,450 डिवाइडेड बाय 54,450 इंटू 290, ऐसा करते ना आप, जो भी होता अमाउंट अभी नहीं बता रहा हूं। तो यहां पे 100% प्रोपोर्शन बैठता, और यूं आप देखें यहां पे ये ओवरऑल करने पे क्या ये 100% है, ये 100% नहीं, ये कितने परसेंट है, 260 722 डिवाइड बाय 326 700, ये लगभग 79% के आसपास ही आना, ये 79% के आसपास ही, यानी 2,90,000 रुपए पर 79% ही डिडक्शन ले पाया, तो आपका बाकी का पैसा जो 2,90,000 में से 79% 2,31,431 इतना एग्जाम्शन मिलेगा, बाकी का एग्जाम्शन लैप्स हो गया। तो क्या आप एग्जाम्शन को प्लानिंग के तहत बढ़ा सकते हो, वो सीख रहे हैं। तो यहां देखते हैं, मैं ये बताऊंगा कि इस 290 में से 54,000 ये वाले लगाए, कौन सा लगाए, ये वाले 54,000 लगाए। जब ये पूरा पैसे ही लगा दिया मैंने, पूरा लगा ना 100%, यानी मकान इससे ज्यादा का है, मैं बोला ये सब नहीं दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब मकान नेट कंसिडरेशन पूरा इन्वेस्ट हो जाता है तो आपको 100% एग्जीबिशन मिलता है ना। तो इस 2,90,000 रुपए में से मैं फर्स्ट तो 54,450 ये वाले मान रहा हूं, तो 54,450 अगर मान रहा हूं तो फिर पूरे 54,450 पर एग्जीबिशन मिल गया मुझे, ये टैक्सेबिलिटी नहीं हो गई, यानी ये वाला पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब 290 में से मैंने 54,450 इन्वेस्ट कर दिया, अब बचे 235,550। अब ये बचा हुआ पैसा किसमें से लगाया, तो रैंक नंबर 2 ये वाला बताऊंगा। ये नेट कंसिडरेशन, ये जो नेट पैसा आया था मेरे पास खर्चे काट के नेट, ये इन्वेस्ट करा मैंने। तो अगेन देखो आप, 163 आपका नेट था और आपका मकान एक 63 से ज्यादा का है, फिर ये सब नहीं दिख रहा आपको, ये कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ये समझ लो आप। 163 मैं बार बार बोल रहा हूं, आप चाहे तो नोट्स में जाके पढ़ लेना। Whenever cost of new residential house property is more than net consideration, cost is more than net यानी fully invested, then 100% exemption available, पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, यानी 1,46,824 फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। बस यहां डाउट आता बच्चों, सर 89% क्यों नहीं किया? अरे भाई ये 89% तब करता अगर मेरा मकान 163 से कम का होता, वहां पर 160 होते या एक कम अमाउंट होता तो फिर मैं प्रोपोर्शन लगाता। प्रोपोर्शन कब लगता है, आप उस रूल को बार बार पढ़ लेना। प्रोपोर्शन तब लगता है व्हेनेवर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज लेस देन नेट कंसिडरेशन, कम हो तो, यानी आप बिल्कुल दिमाग में लगा कि पैसा आपने बचा लिया, पूरा नहीं लगाया तो प्रोपोर्शनल एग्जाम्पशन, जब पूरा लगाया ही नहीं आपने तो पूरा एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा। और यहां मैं कह रहा हूं आप ये सब भूल जाओ, मान लो आपको सिर्फ 2 चीज दिख रही है, सिर्फ ये वाला कॉलम दिख रहा है और ये मकान इतने का। अगर ये सिचुएशन होती, ठीक है, तो आप क्या कहते कि मकान तो ज्यादा का है, फिर पूरा एग्जाम कर दो 100%। तो ये परसेंट हमने सिर्फ रैंक देने के लिए निकाले, कि अगर ये परसेंट नहीं निकालता तो मुझे कैसे पता लगता कि पहले यहां लिखना है, फिर यहां लिखना है, फिर यहां लिखना। मैं तो फर्स्ट नंबर यहां लिख देता, फिर यहां लिख देता, फिर यहां लिख देता। तो रैंक इसलिए देना पड़ेगी। क्लियर है बात? कंसेप्ट अपनी जगह रखना। इफ अमाउंट फुल्ली इन्वेस्टेड, तो ये 235 में से ये जो आपने सेकंड नंबर पे लगाया, ये 163,350 ये वाले लगाए, ये वाले लगाए, ठीक है।
तो अब इसमें से 163,350 भी माइनस कर देता हूं, यानी आप बचे 72,200। अच्छा एक बात ध्यान में, यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, माइनस ये करना है क्योंकि ये नेट कंसिडरेशन में से चलेगा, ये हाउस ये नेट से चलेगा, इससे चलेगा, लेकिन एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एग्जम्पशन 163 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना एग्जम्पशन है ये 54F में। बस यही तो प्रॉब्लम है कि चलता यहां से, इन्वेस्टमेंट यहां से देखते हैं और एग्जम्पशन यहां से मिलता है, तो 163 माइनस नहीं कर देना है, 146 माइनस करना है, और वहां पर कितना 163। अब आपका मकान 72,000 और इन्वेस्ट करे आपने उस मकान में, अब वो किसमें से किए होंगे? तो आप क्या कहेंगे, किसमें से किए होंगे? इसमें से, ये तो बचा। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या आपने मकान में पूरे 1,08,900 इन्वेस्ट किए? नहीं किए। कितने किए आपने? आपने अब मकान में इन्वेस्ट किए रिमेनिंग अमाउंट, यानी अब तक हम क्या कर चुके हैं? हम ये कर चुके हैं, ये मिटा देता हूं मैं, हम ये कर चुके हैं कि 2,90,000 रुपए में से हमने फर्स्ट सेकंड तक 3 इन्वेस्टमेंट बताया। तो पहले हमने क्या बताया कि 54,450 ये लगाया, फिर क्या बताया हमने कि 163,350 ये लगाए। अब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 72,200। तो आप बोलो ये किसमें से लगाया? तो आपको इसमें से लगाया, लेकिन अब पूरे नहीं लगाए ना। जब पूरे नहीं लगाए तो फिर अब आपको 59,448 पूरा 100% एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर यहां पर भी पूरे लगाए होते, यानी यहां पर 1,08,900 से ज्यादा बचते, तो फिर यहां पर भी मैं 59,448 लिख देता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पूरे नहीं लगाया आपने, यहां 72,200 लगाया। तो जब कम लगाते तो प्रोपोर्शन की बात आती है। अब प्रोपोर्शन कैसे? वही फॉर्मूला अपना, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस। तो यहां पर 72,200 रुपए का 54%, ठीक है, 72,200 का 54%, या तो ऐसे निकाल लो या यूं सिंपल सी बात समझ लो कि 59,448 का एग्जम्पशन मिलता इफ इन्वेस्टमेंट इज 1,08,900। इतना एग्जम्पशन कब मिलता? अगर इन्वेस्टमेंट इतना होता तो, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ कितना किया? 72 का, इसलिए आपको प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैं ऐसे लिखूं या 54.59 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो इस पर हम 54.59% लगा देते हैं। जैसे ही परसेंट लगाया तो 39414 है ना। ये चीज यहां लिख लेना, इस 72,000 के इसमें लिख लेना, है ना। 72 इंटू 59448, या चलो इसमें मैं परसेंट लिख देता हूँ 54.59%, और ये फॉर्मूला मैंने अलग से लिख दिया। आता हो तो इसके नीचे ये भी लिख लेना अल्टरनेटिव और करके, यानी 54%। हो सकता है एग्जाम टाइम आपको समझ में नहीं, सर ने 54 क्यों लगाया? तो भाई वही नॉर्मल लॉजिक लगाया, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस। समझ में बात? ऐसा तो यहां परसेंट क्यों नहीं लगाया? 100 समझ में आ रही बात? मैं फिर बोल रहा हूं 89% क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां फुल अमाउंट इन्वेस्टेड 163 थे, 163 पूरे लगाए, 2 पे 30 थे, ज्यादा था, कॉस्ट ज्यादा थी और इन्वेस्टमेंट कम का, लॉन्ग नेट कंसेशन कम का था, इसलिए हमें पूरा एग्जाम्पशन मिला। यहां पर भी अगर 1,08,000 से ज्यादा होते तो मुझे पूरा एग्जाम्पशन मिलता। अब आप देखें क्या ऐसा करने से अब यहां पर कितना बचता है? 448 माइनस 39,414, यानी टैक्सेबल आ गया आपका 20,034 रुपए, 20,034 रुपीज। ठीक है, यहां पर नील एग्जाम्पशन हो गया, यहां नील एग्जाम हो गया, यहां हो गया 20,034 रुपीज। ये पोजीशन है आपकी। तो क्या आपका एग्जाम्पशन इससे ज्यादा आया? देख लेते हैं। 39,414 यहां एग्जाम्प्ट हुए, 54,450 यहां एग्जाम्प्ट हुए, 146,824 यहां एग्जाम्प्ट हुए, 3,40,000 का एग्जाम्पशन मिला, सॉरी 2,40,000, जबकि यहां मिलता 231। इसलिए टोटल बेसिस पे करता तो कम मिलता और इंडिविजुअल बेसिस पे किया तो ज्यादा मिला। ये होती है प्लानिंग। एज पर रूल्स आप जितना टैक्स बचा सकते हो, इसको टैक्स एविजन नहीं बोलते, प्लानिंग बोलते हैं। ये फर्क है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट समझाना था। आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना समझ जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या किया मैंने यहाँ, ये जो चला है ये इससे चला है, और एग्जाम्पशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये एग्जाम्प्ट होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा, इसमें से एग्जाम्प्ट होगा।
इसको मैंने ऐसे भी लिख के बता दिया और ऐसे भी लिख के बता दिया आपको, दोनों तरीके से। और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करने के लिए मिलेगा आपको, ये तो करना ही आपको, ये तो 100% सबसे पहले यही करना है होमवर्क। फिर P4 भी करना है, P5 भी। P5 इसके जैसा है। अच्छा एक बात हो, इसी क्वेश्चन मान लो ऐसा होता कि ये 54,400 आपने लगाया, ठीक है, 100% इन्वेस्टमेंट किया, इससे 100% एग्जामिशन मिल गया। अब बचे 235, ठीक है। और मान लो ये तो आपने कर लिया क्वेश्चन पूरा, यहां पर 235 बचे ही नहीं होते, 135 ही बचा होता किसी कारण से। ये 190 का ही मकान मान लेते हैं, 135 ही होते, 135। तो ये 135 किसमें से लगाए हुए मानते हैं आप? ये 135 आप लगाए हुए मानते हैं इसमें से? यानी पूरे नहीं लगाया आपने, लगाया क्या पूरे? नहीं लगाया। जब पूरे नहीं लगाते फिर आपको पूरा एग्जामिशन मिलता क्या? नहीं मिलता। फिर आपको कितना मिलता? फिर आपको जितना पैसा लगाया, आपने कितना पैसा लगाया? 135। तो 135 का 89.88% आपको एग्जामिशन मिलता, मिल गया, हो गया खत्म। फिर क्या तीसरी रैंक इस पर आते हैं हम? आ ही नहीं पाते क्योंकि पैसा ही नहीं बचा। अरे 54,000 ये लगा दिए, जो बचा हुआ वो इसमें से लगा दिए, इसमें से कुछ लगाया ही नहीं, 0 लगाया, तो कुछ लगाया ही नहीं आपको, तो एग्जामिशन भी क्यों मिलेगा? और ऐसा स्टार्टिंग में हो जाता, मान लो फर्स्ट केस में, पहले केस में ऐसा हो जाता है। मान लो यार मकान ये 54,450 का ही होता है एग्जैक्ट, बस ये इससे कम का होता बल्कि, तो पहले ये आप इसमें से करते एग्जामिशन। जब ये एग्जाम हो गया उसका पैसे ही नहीं बचे, तो पैसे ही नहीं बचे तो फिर यहां पर भी एग्जामिशन मिलता क्या? नहीं मिलता जी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 बाय 1 पैसे बचते गए थे, इसलिए अपन फर्स्ट रैंक से सेकंड पे गए, फिर बच गए तो थर्ड पे गए। फर्स्ट रैंक में पैसा खत्म हो जाए, बात खत्म कर दो, इधर नॉट टैक्सेबल, ये हो गया, ठीक है ना। तो पैसा बचता जाए तो आगे बढ़ना, अदरवाइज वहीं खत्म हो जाएगा। और ये बात सीखने को मिलेगी आपको P5 नंबर क्वेश्चन में। और एक बात और बता दी मैंने, हमेशा पहले स्पेसिफिक सेक्शन देना, रेसिडेंशियल हाउस टू रेसिडेंशियल, 54 पहले वो लगाना, 54 EC उसके बाद लगता है। और EC में कोई रैंकिंग का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन 54F में रैंकिंग है। रैंकिंग कंसेप्ट सिर्फ 54F में, वो भी इसलिए है बिकॉज एनी लॉन्ग टर्म असेट एंड इफ मोर देन 1 लॉन्ग टर्म असेट ट्रांसफर देन इट इज एप्लीकेबल। ठीक, यहां 54F कंप्लीट हो।